मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है जीआईसी का, ठीक है, जीआईसी प्री का जो एग्ज़ाम है वो 20/6/2021 को है। तो उसी के तहत हम लोग आज से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस जो हमारा पोर्शन है, जीएस का पोर्शन, उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन को पूरे तरह से उत्तर माला के साथ साथ हम लोग व्याख्या भी उसका करेंगे और देखेंगे क्या क्या उसमें हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। ठीक है, यानी कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर हाइम ऑफ ऋग्वेदा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहला है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गायत्री। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वह गायत्री है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। किस मंडल में किया गया? तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स यानी पक्की ईंट से बनी इमारत, फर्स्ट रियल आर्क यानी प्रथम असली मेहराब, जो सी है ऑप्शन वह है वर्शिप प्लेस यानी कि जो पूजा का स्थल है उसका, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला और वास्तुकला। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्की ईंट से बनी इमारतें ही वहां के सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फीचर है। कहाँ का? सिविलाइजेशन का। कोई सिविलाइजेशन का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हम कुछ बताएं आपको तो देखिए सिंधु सभ्यता जो थी वह भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासतों में से एक माना जाता है और इस सभ्यता का जो प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय क्रांति। क्योंकि अभी तक जितने भी सभ्यताओं को पाया गया है वो या तो मतलब गांव से संबंधित थी या ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यह जो सभ्यता थी यह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया टू विच संकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड, यानी कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान का वासी संप्रदाय का संबंध किससे था। यानी स्थान का वासी, ठीक है, तो इसका संबंध किससे था? 4 ऑप्शन दिए हैं। बौद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शिवाइज्म। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है यानी कि बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत, तो इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन मत से। ठीक है, जो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में जो बातें जिस इस स्थान का वासी जो संप्रदाय है उसका संबंध किससे है? जैन मत से है। और श्वेतांबर में जैन संप्रदाय जो है उसका इस उप संप्रदाय है, इसकी मान्यता है। ठीक है, अगले वीडियो पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि विच डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज सिराजे हिंद ड्यूरिंग ऑफ मुगल एरा, यानी मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जौनपुर है। क्या है? जौनपुर है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो जौनपुर है वो कहाँ पे स्थित है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक, और जो जौनपुर जो हुआ है इसका स्थापना किसके याद में किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था। और किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। लॉर्ड डलहौजी, मार्ट मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो ये क्या था? लॉर्ड कैनिंग का क्या था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था और यह भारत के गवर्नर जनरल के वायसराय दोनों भी था।
ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय यह दोनों था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन ऑफ हंटर्स कमीशन। ठीक है, तो हंटर कमीशन यानी निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, तो हंटर कमीशन की जो सिफारिश थी वह है ऑप्शन नंबर ए यानी महिलाओं की शिक्षा, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है कि उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी। चौथा ऑप्शन दिया है कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। तो इन जो जो चार ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा। यह एक अनिवार्य सिफारिश थी जो कि हंटर आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि Who among the following drafted the resolution of fundamental rights for the Karachi session of कांग्रेस इन 1931। यानी कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो प्रारूप था निम्नलिखित में किसने बनाया था। जो प्रस्ताव का प्रारूप था वो किसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्ताव पारित करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु प्रेसिडेड दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। यानी 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता थी वह किसने किया था। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 में जो 53वां अधिवेशन हुआ था उसमें ही रामगढ़ से 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया तभी सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें वहां पे 1947 के अधिवेशन में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतरण भ्रंश, सागर नितल प्रसरण। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत प्लेटो के स्वभाव तथा प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी मूविंग ऑफ पोल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। यानी निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्भव भारत में नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सही आंसर है वह है सतलज। क्या है? सतलज। ठीक है, अगर हम इसके बारे में सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राकस ताल है, कहाँ पे है? राकस ताल। ठीक है, वहां से है और यह शिवालिका पर्वत श्रृंखला है उसको काटती हुई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए यहां पर दिया है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, यानी कि वेयर आर मोर चांस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन अर्थ, यानी कि नियर जीरो लैटिट्यूड यानी अक्षांश के पास 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास। क्यों? क्योंकि जो विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, जो हवाएं होती हैं वह आयनवर्ती क्षेत्रों में उतरती हैं जिससे कि वहां पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और जिससे कि क्या होता है कि जो मौसम होता है वह साफ रहने और वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में जो मरुभूमि है वह ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन दिया अगला कि वेयर आर अराकान एंड पेगुयोमा लोकेटेड, यानी अराकान एवं पेगुयोमा कहाँ पर स्थित हैं? म्यांमार में, भूटान में, नेपाल में, चीन में।
तो इन चारों जो ऑप्शन दिया है उसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार में। ठीक है, तो यहाँ आपको बता दें कि जो पूर्वी हिमालय की दक्षिणी विस्तार भी यह है, यानी कि जो हमारा अराकान एवं पेंगुयोमा पर्वत जो है श्रृंखला म्यांमार देश में अवस्थित है, और जो पूर्वी हिमालय का क्या है दक्षिणी विस्तार भी है, और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पटकोई, नागाचित और अराकान पेगुयोमा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को देखते हैं, कहाँ देखते हैं, केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, बाद और यूएस दोनों में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर जो 13 का है ऑप्शन नंबर डी यानी सही है, इंडिया और यूएस दोनों में हम लोग न्याय देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी चेंज्ड अंडर, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। द प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, द प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, प्रोसेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 70, प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 3। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोसेस यानी अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो शासन की जो अधिकतम अवधि होती है वह कितनी होती है, वह 3 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356, ठीक है 356 में खंड 5 प्रतिष्ठापित कर यह विधि बन गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कब लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया है 1 ईयर, 2 ईयर, 6 माह, 3 वर्ष। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्ष। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन, संविधान के जो अनुच्छेद 19 में दिया गया जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमें दिया गया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है। तो यह देखिए सिर्फ आपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है, इसके बारे में बता दें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, 352 और किसी भी समय जब आप चाहें। तो इसमें देखिए जो 16 का है उसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 352। ठीक है, 352 क्या है कि यह एक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद होता है जिसके अनुसार अनुच्छेद 19 में दिए गए जो हमारे मूल अधिकार हैं उसे क्या किया जाता है, स्थगित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर दिया है वह है 24 अप्रैल को। ठीक है, भारत में जो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ये दिन भारत संविधान के 23वें संविधान संशोधन 1952, ठीक है 1952 में के अनुसार इस दिन को क्या मनाया जाता है, भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आय का विवरण मापा जाता है। ठीक है, तो आय के जो विवरण के है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, फिलिप वक्र से, लॉरेंज वक्र से, मार्शल वक्र से, लाफर वक्र से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आय का विवरण मापा जाता है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आय के विवरण है वह व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला लॉरेंज वक्र कहलाता है। अगर हम बात करें लॉरेंज वक्र की तो इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत विवरण के संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि 50% या 60% परिवार को आय का कितना भाग मिल रहा है तथा 5% तथा 10% धनी लोगों को कुल आय का कितना भाग मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इन रुपीज इज कॉल्ड, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं वह कौन सा है, आरबीआई बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ओवरसीज बॉन्ड। तो इसके लिए जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मसाला बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय कंपनियों को विदेशी से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति
भारत सरकार और रिजर्व बैंक में मिली हुई है, जिनमें से उन साधनों में से एक है मसाला बॉन्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां का दिया है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर, और बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है। ठीक है, दूसरा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तीसरा है कि देयर इज एक्सपोर्ट ओनली, यानी कि केवल निर्यात होता है। और चौथा जो दिया है वह कि न तो निर्यात और न तो आयात होता है। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो निर्यात, यानी कि नो इंपोर्ट। ठीक है, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। ठीक है, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। ठीक, तो ये दोनों जो ऑप्शन है वही सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है कि ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो आई होप आप लोग को यह जो जीएस के जो 20 क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। जिस प्रकार के बाकी क्वेश्चन लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगले वीडियो में फिर से हम नया प्रैक्टिस सेट आपको लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।